बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इश्तियाक अहमद समीर और मैं आपको वेलकम करता हूं डॉक्टर AQ खान एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री के 10th चैप्टर का अपना लेक्चर नंबर 9। आज हमारा टॉपिक है पीएच स्केल। पीएच स्केल को अंडरस्टैंड करने से पहले, समझने से पहले, सबसे पहले आप देखिए ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। हम जानते हैं कि जब वाटर आयोनाइज होता है तो दो तरह के आयन प्रोड्यूस करता है, H+ आयन्स एंड OH- आयन्स। अगर हम इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू लिखें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर 1 के पढ़ा था कि Kc किसी रिएक्शन के लिए कैसे लिखा जाता है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की रेशो से। तो इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट है H+ आयन एंड OH- आयन, तो ये हमने ऊपर लिखी और डिवाइड कर दिया इसको हमने वाटर की कंसंट्रेशन से। तो ये हमारे पास क्या बन गया, Kc द रेशो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। अब अगर हम यहां से वाटर की कंसंट्रेशन को दूसरी तरफ ले जाएं तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी Kc के साथ। Kc इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ H+ आयन एंड OH- आयन, उनकी मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। याद रखिए, पानी, वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वाटर बहुत कम अपने आयन्स में तब्दील होता है। 9th क्लास के अंदर हमने पढ़ा था व्हाट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जो बहुत कम आयन्स बनाता है आफ्टर इट्स आयोनाइजेशन। चूंकि पानी बहुत कम H+ और OH- आयन्स बनाता है आफ्टर इट्स आयोनाइजेशन, इस वजह से हम कहते हैं वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। चूंकि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट हम कहेंगे कांस्टेंट है। वाटर की कंसंट्रेशन पे ज़्यादा चेंज नहीं होगी क्योंकि ये बहुत कम अपने आयन्स में तब्दील होगा। तो जब ये बहुत कम अपने आयन्स में तब्दील होगा तो इसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या होगी, कांस्टेंट। तो हमने Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसको मल्टीप्लाई किया वाटर की मोलर कंसंट्रेशन से, वो किसके इक्वल आया, प्रोडक्ट ऑफ H+ आयन एंड OH- आयन के। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले आपको कहा कि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। तो जब ये कांस्टेंट, जब एक नए कांस्टेंट यानी कि Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो जब दो कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर भी एक कांस्टेंट ही आता है नया। इन दोनों कांस्टेंट का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है Kw। Kw को हम कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। Kw किसके बराबर होगी, H+ आयन और OH- आयन की मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के। चूंकि Kw H+ और OH- आयन की मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है, इसलिए इसे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी कहते हैं। इसकी वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कांस्टेंट होती है और वो होती है 1 × 10⁻⁻14। तो H+ आयन और OH- आयन का जो प्रोडक्ट होता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 × 10⁻⁻14। इसको हम कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अच्छा, हम जानते हैं कि वाटर जब आयोनाइज होता है, अगर ये एक मॉलिक्यूल आयोनाइज होगा पानी का तो एक H+ आयन और एक OH- आयन प्रोड्यूस करेगा। यानी वाटर की आयोनाइजेशन से जो H+ और OH- आयन्स पैदा होते हैं वो इक्वल होते हैं। चूंकि वाटर जो H+ आयन और OH- आयन प्रोड्यूस करेगा आफ्टर इट्स आयोनाइजेशन वो इक्वल होंगे, तो हम लिख सकते हैं H+ आयन की कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू OH- आयन कंसंट्रेशन। अच्छा, अगर हम H की कंसंट्रेशन जो है, अब चूंकि ये दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H², H की मोलर कंसंट्रेशन का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर ये H और ये OH इक्वल हैं तो हम इन दोनों को चाहे H कहें चाहे OH कहें, इट मीन्स द सेम कंसंट्रेशन के लिहाज से, वैल्यू के लिहाज से, मैग्नीट्यूड के लिहाज से। तो H × OH को हम इवन H² भी लिख सकते हैं,
क्योंकि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की क्या है, सेम है, क्योंकि वो इक्वल हैं। एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस 1 × 10⁻⁻14। यहां से जब हम एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इट विल बी इक्वल टू 1 × 10⁻⁷ मोल्स पर dm³। मोल्स पर dm³ को शॉर्ट वर्जन में कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। मोलैरिटी, मोलर, तो 9th में हमने पढ़ा था मोलैरिटी या मोल पर dm³ एक ही चीज़ है। मोलैरिटी का ही टेक्निकली यूनिट होता है मोल पर dm³ और उसे कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होगी वाटर के अंदर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड 1 × 10⁻⁷ मोल पर dm³। याद रखिए OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन भी पानी में इतनी ही होगी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्योर वाटर में, क्योंकि इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है, इक्वल। अच्छा जी, अब यहां से हम चलेंगे pH के कॉन्सेप्ट और उसकी ज़रूरत की तरफ। अब देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर के अंदर जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 1 × 10⁻⁷। -7 का मतलब है ये वैल्यू, ये नंबर बहुत छोटा है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन का, और इस छोटे से नंबर को या इस छोटी सी वैल्यू को इजीली हम अपनी कैलकुलेशंस में यूज नहीं कर सकते। फिर 1909 के अंदर सोरेनसन, एक डैनिश केमिस्ट थे, डेनमार्क से बिलोंग करते थे, उनका नाम था सोरेनसन। सोरेनसन ने 1909 के अंदर फिर एक नया कॉन्सेप्ट दिया जिसको हमने नाम दिया pH स्केल। उन्होंने एक स्केल बनाया और उस स्केल को क्या नाम दिया, pH स्केल का नाम दिया। pH स्केल बुनियादी तौर पर लॉगरिदमिक प्रॉपर्टी है, लॉग पर बेस करने वाली प्रॉपर्टी है। pH को उसने डिफाइन किया था सोरेनसन ने कि किसी भी चीज की pH जो होती है वो इक्वल होती है नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन अ सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन की pH अगर हमने निकालनी है तो वो किसके बराबर होगी, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन दैट सोल्यूशन। इसका फायदा क्या होगा नेगेटिव लॉग लेने का। अब देखिए प्योर वाटर के अंदर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन थी 10⁻⁷ मोल पर dm³। जब हम उसकी pH निकालेंगे नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁷, ये पावर मैथ के अंदर आप पढ़ चुके हैं कि पावर जो है वो पहले लिखी जाती है, -7 हमने पहले लिखा सॉल्व करते वक्त इसको, तो -7 × log10 -log10 रह जाएगा हमारे पास। अब -7 × -log10, log10 हम कई बार पढ़ा है मैथमेटिक्स के अंदर कि log10 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो -7 ये बाहर आ गया, -log10 की वैल्यू 1 होती है तो ये -1 हो गया। तो ये आपके पास जो है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, +7। अब देखिए प्योर वाटर की जो pH है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड वो कितनी निकली, 7। और इससे पहले वही कंसंट्रेशन जो थी वो कितनी थी, 10⁻⁻7। 1 × 10⁻⁻7 एक बहुत छोटी सी वैल्यू थी, लेकिन जब हमने उसका नेगेटिव लॉग लिया तो वो एक बड़े नंबर यानी कि 7 में कन्वर्ट हो गई। अब 7 को कैलकुलेशंस में यूज करना बहुत आसान है। तो सोरेनसन ने कहा था कि आप ये जो लो वैल्यूज होती हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन की और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशंस की, आप इनका नेगेटिव लॉग जब लेंगे तो वो वैल्यूज बड़ी हो जाएंगी, मैग्नीफाई हो जाएंगी, एंड इट विल बिकम ईजी फॉर अस टू यूज दोज वैल्यूज इन कैलकुलेशंस। इस बेस पे फिर उन्होंने एक स्केल बनाया था और उस स्केल का नाम रखा था pH स्केल, जिसमें किसी सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन या OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग लिया जाता है। अब देखिए इसी तरह POH होगी। अगर हम POH निकालना चाहें प्योर वाटर की एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो POH बराबर होगी नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। चूंकि OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन भी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में क्या होती है, 10⁻⁻7 मोल पर dm³ होती है, तो हमने वो वैल्यू पुट की, नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻7 -7 उसी तरह बाहर निकाला, अंदर रह जाएगा log10। log10 आपको पता है 1 होता है, वो जैसे हमने पहले ये सॉल्व किया था। तो ये आपके पास -7 × -1 क्या आ जाएगा, +7। तो ये +7 आप इस तरह प्योर वाटर की POH भी क्या आ जाएगी हमारे पास 7, pH भी 7, POH भी 7।
इस बहस से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट द सम ऑफ pH एंड POH फॉर अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 14, क्योंकि प्योर वाटर की pH 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी निकली थी 7, POH में कितनी है 7, तो इन दोनों का सम जब हम लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 14। अब ये जो pH होती है, नेगेटिव लॉग H प्लस आइन और OH माइनस आइन की कंसंट्रेशन के नेगेटिव लॉग्स लेने के बाद ये जो pH का स्केल बना, इस स्केल में जो वैल्यूज़ हैं जनरली 0 to 14 होती हैं। 0 से 14 के दरमियान जो है वो ये स्केल जनरली वैल्यूज़ रखता है डिफरेंट एसिड्स और बेसिस की pH या POH की। 0 से 7 के दरमियान याद रखिए, अगर किसी चीज़ की pH आती है तो हम उसे कंसिडर करते हैं कि वो क्या है, एसिडिक है। 0 से 7 के दरमियान, नॉट इंक्लूडिंग द 7 pH वाला न्यूट्रल होता है जैसे वाटर, और 7 से 14 के दरमियान जिनकी pH होती है वो क्या होते हैं, बेसिक या अल्कलाइन। तो ये हमारे पास जो है वो pH का जनरल सा कॉन्सेप्ट था। और इस बहस से नतीजा निकला कि pH 7 वाली चीज़ न्यूट्रल होगी, लेस देन 7 वाली एसिडिक होगी और ग्रेटर देन 7 वाली बेसिक होगी। यहाँ ये बात भी याद रखिए, pH जितनी कम होगी आपका सोल्यूशन उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। यानी स्ट्रॉन्गली एसिडिक सबसे ज़्यादा कौन होगा, 0 pH वाला। 1 2 3 जैसे जैसे pH बढ़ती जाएगी वो वीकली एसिडिक होता जाएगा, और इसी तरह फिर आगे आप चलते जाएंगे। स्ट्रॉन्गली बेसिक, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बेसिक सोल्यूशन या अल्कलाइन सोल्यूशन 14 pH वाला होगा, उससे कम 13 वाला, फिर लेस बेसिक 12 वाला, लेस बेसिक 11 वाला, लेस बेसिक। यानी कि pH जैसे बढ़ती जाएगी, एसिडिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी और बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, ज़्यादा। ये स्ट्रांगली एसिडिक होगा, ये स्ट्रांगली बेसिक होगा, और जब आप इधर से उधर मूव करेंगे तो हम स्ट्रांगली एसिडिक से वीकली एसिडिक की जानिब जाएंगे, न्यूट्रल, और फिर इसी तरह वीकली बेसिक और अल्टीमेटली स्ट्रांगली बेसिक की तरफ। अब ये जो pH है ये भी याद रखिए, अगर आपके पास कोई 2-3 सोल्यूशन है लेट्स सपोज, और उनकी pH के दरमियान डिफरेंस है 1 का। मेरे पास एक सोल्यूशन है लेट्स सपोज उसकी pH है 1 और एक सोल्यूशन है उसकी pH है 2, तो ये स्ट्रांगली एसिडिक होगा। लेस pH वाला स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ज़्यादा pH वाला क्या होता है, वीकली एसिडिक होता है। कितना, याद रखिए, अगर दो सॉल्यूशंस की pH के दरमियान डिफरेंस 1 हो तो कम pH वाला ज़्यादा pH वाली के मुकाबले में 10 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है। pH 1 वाला स्ट्रॉन्गली एसिडिक होता है देन pH 2 10 टाइम्स, 10 गुना, क्योंकि ये लॉगरिदमिक प्रॉपर्टी है, वो वाला लॉग जिसकी बेस क्या होती है 10। तो चूंकि ये लॉगरिदमिक प्रॉपर्टी है तो इस वजह से लॉगरिदमिक प्रॉपर्टी में अगर दो वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस 1 का हो तो कम वैल्यू वाला, जिस तरह के ये है, ये 2 वाली वैल्यू के मुकाबले में 10 गुना क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। इसी तरह आप देखिए, कोई सॉल्यूशन है उसकी pH 3 है, तो इसके मुकाबले में pH 1 वाले के मुकाबले में ये जो pH 3 वाला सॉल्यूशन है ये वीकली एसिडिक होगा। कितना, 10 raised to power 2। 10 raised to power 2 क्या होता है, 100, तो 100 टाइम्स। अगर pH का डिफरेंस 1 होगा 10 टाइम्स, pH का डिफरेंस 2 होगा 10 raised to power 2, यानी कि 100 टाइम्स। और अगर pH का डिफरेंस कितना होगा 3, जैसे 1 और 4, तो 1 और 4 डिफरेंस है, तो 10 raised to power 3 1000 टाइम्स। 10 raised to power 3 आपको पता है 1000 होता है। तो इस तरह जो है वो, इफ द डिफरेंस बिटवीन द pH ऑफ 2 एसिड्स इज 1, द एसिड विद लो pH विल बी 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द अदर। इसी तरह फिर बाकी आगे जो है वो बहस होगी कि जी 2 डिफरेंस होगा तो 100 टाइम्स, 3 डिफरेंस होगा तो 1000 गुना, 4 डिफरेंस होगा तो 10,000 गुना, और इस तरह ये सिलसिला चलता जाएगा। कम pH वाला स्ट्रॉन्गली एसिडिक, ज़्यादा वाला वीकली एसिडिक। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जी, यूजेस ऑफ pH। pH का फ़ायदा क्या है इस कॉन्सेप्ट का? एक तो सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिक और बेसिक मीडियम। pH की वजह से आपको पता चलता है कि कोई सोल्यूशन आपका एसिडिक है या बेसिक। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इफ द सोल्यूशन हैज़ pH लेस देन 7 it means it will be acidic. If the solution has pH greater than 7 it means
it will be basic, and if it has pH equal to 7 it means it is neutral। तो इससे हमें सॉल्यूशन की एसिडिक या बेसिक नेचर का आइडिया हो जाता है। पीएच का दूसरा यूज है इन प्रोड्यूसिंग मेडिसिन्स एंड कल्चर मीडियम्स। मेडिसिन्स और कल्चर मीडियम की तैयारी में भी पीएच का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ अद्वियात जब तैयार की जाती हैं, ख़ास पीएच पे तैयार की जाती हैं, तो वहाँ पीएच का कॉन्सेप्ट फिर ऑब्वियसली अप्लाई होता है। प्रोड्यूसिंग कल्चर मीडियम्स फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ के लिए जब हम बैक्टीरिया वगैरह को ग्रो करवाते हैं तो उनके लिए हम कल्चर मीडियम्स तैयार करते हैं। उनके न्यूट्रिएंट्स वगैरह हम एक पेट्री डिश में डालते हैं, एक बर्तन में उनके न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं, एगर वगैरह एक कंपाउंड होता है वो डाला जाता है, और हमने क्या करना होता है, उसकी एक ख़ास पीएच सेट करनी होती है। तो पीएच सेट करने के बाद फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया वगैरह उस एगर को एज ए न्यूट्रिएंट इस्तेमाल करते हुए मल्टीप्लाई करते हैं, अपनी तादाद को बढ़ाते हैं। तो स्पेसिफिक कल्चर्स तैयार करने के लिए फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी ऑल्सो नीड टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच। इसके अलावा सॉल्यूशंस ऑफ रिक्वायर्ड कंसंट्रेशंस फॉर बायोलॉजिकल रिएक्शंस, डिफरेंट रिएक्शंस के लिए बायो के अंदर हम लोग जो है पीएच का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ करते हैं। अक्सर औकात बायोलॉजी के अंदर हमें मुख्तलिफ रिएक्शन स्टडी करने पड़ते हैं एट अ पर्टिकुलर पीएच, एक मखसूस पीएच पे। उस मखसूस पीएच पे स्टडी करने के लिए ऑब्वियसली फिर हमें पीएच के कॉन्सेप्ट को तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर हमने पढ़ा था कि हमारे स्टमक के अंदर एक एंजाइम होता है पेप्सिन, हमारे मैदे के अंदर एक एंजाइम होता है पेप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है एट अ पर्टिकुलर पीएच अराउंड 2। अब हमने क्या करना है, हमने किसी एंजाइम को स्टडी करना है कि वो किस पीएच पे ज़्यादा इफेक्टिव काम करता है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट पीएच वाले सॉल्यूशंस तैयार करेंगे और उनके अंदर प्रोटीन और वो एंजाइम डालेंगे, और प्रोटीन और वो एंजाइम डालने के बाद उसकी एक्टिविटी को स्टडी कर लेंगे। एक में हमने जो है वो क्या किया, प्रोटीन डाली प्लस एंजाइम डाला, और प्लस हमने क्या किया, उसकी पीएच को सेट कर दिया टेस्ट ट्यूब में 2 पे। इसी तरह दूसरे में pH 4 है, तीसरे में pH 6 वाला है, वगैरह वगैरह। इस तरह क्या होगा, हम उस पर्टिकुलर एंजाइम की एक्टिविटी को स्टडी कर लेंगे एट डिफरेंट pH। आया वो 2 pH पे सही काम कर रहा है, 4 pH पे या 6 pH पे। तो यहाँ पर भी क्या यूज़ होता है, pH का कॉन्सेप्ट। तो ये था हमारा जो है वो आज का लेक्चर। उम्मीद है हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और इससे आपने इस्तिफादा हासिल किया होगा। अगर हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे इस चैनल और इसकी वीडियोस को शेयर करते रहें ताकि वो भी इस्तिफादा हासिल कर सकें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इश्तियाक अहमद समीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।